नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पूछे हैं कर्णपुरा गांव में उप प्रधान बलवान जी फगेड़िया के घर, तो उनसे जानते हैं कुछ विशेष चीज़ें और उप प्रधान का पद इन्हें मिला है। बलवान जी, आपने भाजपा के यहाँ उम्मीदवार प्रत्याशी को हराया और बहुत शानदार जीत दर्ज की और उप प्रधान का पद भी आपने 17-10 से प्राप्त किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी जो यहाँ आप पहुँचे, और पूरे उन लोगों का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे वोट दे करके सफल बनाया और आज हम इस पद पर पहुँचे हैं। तो बलवान जी, आप वैसे तो प्रधान पद के लिए डिजर्व करते थे, ये पद क्या आपको मंजूर है? आप खुश हो? बात तो प्रधान की थी, जनता के बीच में भी हम गए थे भी आप हमें मैंडेट दीजिए, हम प्रधान बनेंगे, लेकिन हमारा फैसला जो जनता का आया वो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं था, 4 कदम दूर रह गए। तो निश्चित तौर से जो जनता का फैसला था उसी हिसाब से जो पद मिलना चाहिए था वो आज मिल रहा है हमें। अगर पूरे पद आते, हमें 14 सीटें आती, तो निश्चित तौर से पार्टी की तरफ से मैं ही उम्मीदवार था और आज प्रधान पद पर बैठा होता। नहीं, माकपा के अलावा भी आपके पास प्रधान पद का ऑफर आया था? ऑफर तो आते हैं सर, लेकिन 20 साल हो गए राजनीति करते हुए, हम तो बहुत छोटे घरों से निकल करके यहाँ आए, तो ज़मीर नहीं बेच सकते सर। आज हमें ये चीज़ इजाज़त नहीं देती कि हम अपनी पार्टी के सिंबल को छोड़ करके कहीं और पलटी मार करके हम प्रधान बन जाएं। देने को तो लोग बहुत तैयार बैठे हैं, आज भी तैयार बैठे हैं, लेकिन ना जी, ईमानदारी है तो ईमानदारी है बस। आपसे इस मुलाकात से पहले मैं गांव में भी कुछ लोगों से मिल के आया हूँ और गांव में भी एक चर्चा है कि यहाँ संजीव बेनीवाल भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं वो खुद आए थे और आपको प्रधान पद की ऑफर देने के लिए और रात्रि के समय आए थे, तो वो क्या मामला था, कुछ बताइए। नहीं, खुद तो नहीं आए थे, ना मेरी उनसे पटड़ी बैठती है, ना हम कभी मिलते हैं तो गांव में सार्वजनिक ही मिलते हैं, कभी रामरुमी हो जाती है, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं। ऑफर सारी तरफ से ही थे, बातें भी थी, लेकिन हमने स्पष्ट ही मना कर दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जो बलवान फगड़िया के ज़मीर को खरीद सके। नहीं, एक चीज़ तो हुई थी, आप प्रधान पद के दावेदार थे, पूरे क्षेत्र में ये चर्चा थी। ठीक है, 14 मेंबर जो बहुमत जुटाने लायक आंकड़ा था वो नहीं आया माकपा का, लेकिन आपका नाम फिर कैसे आगे नहीं हो पाया? और मतलब जो निर्दलीय थे वो भी तो चारों के चारों ही प्रधान पद का ही वो मांग रहे थे, फिर कैसे ये वो सामंजस्य बैठा? हमारी पार्टी में 2 उम्मीदवार हैं, सुरजीत बिजारनिया भी मेरे साथ ही है और बलवान फगड़िया, दोनों एक ही चीज़ है। नाम अलग हो सकते हैं, दोनों दिल से मन से दोनों एक हैं। हम 10 मेंबर जीते, 10 के अलावा हम दोनों को ही एक आदमी नहीं मिला जो हमें वोट दे दे। 10 से 11 नहीं हुए, और ये जो 4 मेंबर जीते हैं, राजदेव जी, इंद्र जी बेरवाल, बंसी जी और अनिल जी, इन चारों ने ये तय कर दिया भी आप अगर हम में से किसी भी आदमी को उम्मीदवार बनाओगे तो हम चारों एक जगह वोट देंगे। ये अनिल जी उनका ही घोषित उम्मीदवार था, हमारा नहीं था। 10 हमारे थे, 4 उनके थे, तो हमने ये तय किया भी चलो भी ये जिसका भी नाम फाइनल करेंगे हम उस पर 10 के 10 वोट डाल देंगे। उन्होंने अनिल का नाम फाइनल किया और हमने मोहर लगा दी, यही बात है। तो आपकी तो छवि बहुत बढ़िया, ईमानदार और मैं समझता हूँ एक संघर्षशील व्यक्ति की सी छवि आपकी, फिर क्यों नहीं आपके ऊपर सहमत हुए वो लोग? वो तो वो जाने, हमने तो बहुत कोशिश की उनको मनाने की, अपनी बातें भी रखी भी आप हमें दीजिए वोट, लेकिन उन्होंने शायद हमें इस लायक नहीं समझा होगा कि इस कुर्सी पर बैठा सके। नहीं तो उनकी समझ, जब साथ रहेंगे, पहले तो दूर थे हमसे, कभी आपस में मिलना भी नहीं होता था। जब तक आदमी पास बैठ करके बात नहीं करे तो अंदर की बात उनको पता नहीं चलता। हालांकि उनके मन में ये होगा भी हम बहुत ख़राब हैं, अब साथ बैठेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, तब उनको एहसास होगा भी हमने गलत फैसला कर दिया। ये तो वो जाने, हमें इसका पता नहीं। उन्होंने तय कर दिया भी हमारा उम्मीदवार अनिल है, तो हमने अनिल पर वोट डाल दिए बस। नहीं बलवान जी, एक चीज़ और है, ठीक है, आप, मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आप बलवान पूनिया से भी ज़्यादा धुरंधर माने जाते हैं, क्योंकि आपने उनको, मेरे हिसाब से चुनाव लड़ना इनको आपने सिखाया है। तो आप सबसे पहले चुनाव कब लड़े थे? मैं 2009 में जब मेरी शादी थी उसके 10 दिन बाद ही चुनाव लड़ा था। यहीं बैठ करके मैंने फैसला किया था भी, बड़े भाई के साथ ही मेरी शादी थी, शादी तो भाई की है, मेरा तो चुनाव है। छोटी सी उम्र में चुनाव लड़ा था मैं, बढ़िया वोटों से जीता था, यहाँ से 450 वोट। मुझे याद है इस चीज़ का, इसलिए मैंने ये चर्चा की है। और बलवान पूनिया तो अक्सर चुनावों से दूर भागने वाले से नेता माने जाते थे उसमें।
हाँ, पहले हमारा तय ही नहीं था। दोनों ने जब पार्टी संगठन की शुरुआत की थी तब हमें ये नहीं पता था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी लोकप्रियता बढ़ती गई, सक्रियता बढ़ती गई, तब हमें ये महसूस हुआ कि राजनीति के अंदर जब तक नहीं घुसेंगे तब तक हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तभी बलवान को बोला था कि आप एमएलए का चुनाव लड़ो। डॉक्टर जब चुनाव लड़ा था तब भी हमारी बात हुई थी भी हमें डॉक्टर साहब के सामने चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन तब विधायक जी एतराम जी बेनीवाल के चुनाव प्रचार में चले गए। तो नहीं तो पहला चुनाव उसके सामने ही लड़ते हैं, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, सारे मिलकर के ही फैसले लेते हैं हम हमारी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे भी कुछ थोड़ा धुंधला सा याद है ये चीज़ें। अच्छा बलवान जी, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, आप वो प्रधान बन ही गए हो, तो आप कर्णपुरा में आप क्या मतलब थोड़ा विकास ऐसा करवाना चाहोगे कि यहाँ के लोग कम से कम आपको याद रखे, कोई चीज़ ऐसी है? नहीं कौशिक जी, मेरी यही खासियत है कि जो कोई काम नहीं कर सकता वो मैं करता। भादरा तहसील के अंदर यही मेरी खासियत है, और जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ काम होता है। गांव में तो ऑलरेडी मेरा गांव सबसे खूबसूरत गांव है आज के दिन। चाहे मेरे गांव का स्कूल देख लीजिए, चाहे मेरे गांव का ग्राउंड देख लीजिए, चाहे मेरे गांव का शमशान घाट देख लीजिए, कोई भी सार्वजनिक चीज़ मेरे गांव की देखिए आपको खूबसूरत मिलेगी। और काम तो निश्चित मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है काम करवाना। नहीं, स्कूल से मुझे याद आया बलवान जी, आपने जिस स्कूल का वो जिम्मा उठाया था और सुंदरता में उसको मानगढ़ जिले का प्रथम स्कूल बनाकर आपने छोड़ दिया था और पूरे क्षेत्र में इसकी चर्चा भी थी। अब थोड़ा बताया जा रहा है कि उस स्कूल की कुछ दुर्दशाएं हो रही है और आपने इतना अच्छा उसको डेवलप किया था, इसके पीछे क्या रीज़न रही? वो गांव में थोड़ी राजनीति हावी होगी, उसकी वजह से मुझे वो अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बरोबर ही हमारा 8 का स्कूल है कन्या पाठशाला, वो छोड़ करके हमने उस कन्या पाठशाला को गोद ले लिया। एक स्कूल गांव संभालने के लिए गांव को सौंप दिया और एक हमने गोद ले लिया हमारी नौजवान टीम ने। उस स्कूल को हमने चमन बना दिया, लेकिन गांव वाले उसकी देखरेख नहीं कर पाए। तो अभी कुछ दिन पहले ही, चुनाव से पहले ही, हमने वापस बैठ करके बड़े स्कूल को भी वापस गोद ले लिया। हमने ये तय किया है कि गांव के सार्वजनिक पद पर नहीं बैठेंगे, जहां भाईचारा, वहाँ गांव वाले की वो बुद्धि है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। राजनीति में कोई आदमी आगे निकलता है काम करके तो दर्द होता है उनको। तब हमने ये तय कर लिया अभी सार्वजनिक पद पर नहीं बैठेंगे, काम करना है, पैसे अपने घर से लगनी है तो गोद ही ले लेते हैं स्कूल को। बड़े स्कूल को भी अभी तैयार करवा रहे हैं, पूरा ढांचा उसका ठीक कर रहे हैं। अभी इशार मैंने उसका नक्शा बनाने के लिए इशार बोल दिया है। अच्छा। बढ़िया पहले से खूबसूरत बनाएंगे। और ये हनुमानगढ़ जिले में नहीं था मेरा स्कूल, पूरे राजस्थान के अंदर हमने टॉप किया है। 1 नंबर पे मेरा स्कूल था। मेरा प्रिंसिपल रतन जी इंदलिया वसुंधरा जी से और राठौड़ जी से सम्मानित होकर आया था इसी स्कूल की वजह से। तो हम तो वो लोग हैं जी, जहाँ बंजर भूमि दिख जाए वहाँ भी चमन। नहीं, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। उस समय हमने भी सुना था स्कूल की और उसकी फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह हमने देखी थी। तो बलवान जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, अब शहर में जैसे अब ये हो गया, अनिल जी औलख प्रधान बन गए, तो इसका विकास का खाका तैयार करने में आप क्या भूमिका निभाएंगे? भूमिका जो हमारे दिमाग में प्लान चल रहा है वो सारी चीज़ें देखो, हमारी पार्टी का फैसला है, अनिल जी हमारे सिंबल से बने हैं और पंचायत समिति के अंदर बैठक करके उस हिसाब से ही राय बनेगी, सर्व सहमति होगी। राय जब मैं बढ़िया रखूँगा तो मेरे ख्याल से बात भी सुनी जाएगी पंचायत समिति में। मैंडेट आज भी हमारे पास है। जब मैं काम जायज़ करवाना है, मुझे किसी की रड़ काटनी है नहीं, अपने तहसील को आगे लेके जाना है, खूबसूरत बनाना है, तो निश्चित तौर से मेरी एक एक बात सुनी जाएगी। क्योंकि मेरी एक एक बात में वजन भी होता है। चाहे कोई भी अधिकारी आए, कोई भी थानेदार आए, मैंने आज तक कभी किसी को गलत काम के लिए प्रेशराइज नहीं किया, ना कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की है। मैंने बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपनी बात रखी है और 100% वो मेरी बात मानते हैं। आज भी ये देख लो, आप जहाँ बैठे हो, कैमरा पीछे करना एक बार, ये जो मेरे छोटी सी बगिया है, इसमें ये पॉलीथीन में नर्सरी पौधे दिखाई दे रहे हैं। बस अपना एक ही काम है जी, तहसील में ऑक्सीजन मिले भरपूर। नहीं, बढ़िया, आपका ये जज्बा तो हम मानते हैं। ये अपना पेड़ पौधों वाला काम है, बढ़िया तरीके से करते हैं। और आपका घर भी देखा एकदम, वो कहते हैं ना, एकदम जाटू, वो देहाती, एकदम सिंपल तरीके से आपका घर भी, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखा रहे हैं। हाँ, तो कम से कम उप प्रधान है आप तहसील के, तो आपका घर भी तो लोग देखें। या मेरा खेत भी बहुत खूबसूरत है और घर है अपना, ऐसा सिंपल है, कोई दिखावटीपन है ही नहीं। वैसे दूसरी बात, दिखावटीपन करने के लिए हमारे पास धन भी नहीं है। सीधे खेती करने वाले लोग हैं। मेरे पिताजी से खेती होती नहीं, मैं ही खेती देखता था। अभी राजनीति में सक्रिय होने के कारण खेत में नहीं जा पाता, तो खेती याद ने दे रखी है। लेकिन पानी लगवाने मैं खुद जाता हूँ, मेरे खेत की देख रेख मैं खुद करता हूँ। अभी जिम्मेदारी मिल गई तो 5 घंटे 7 घंटे पंचायत समिति में बैठेंगे, फिर अपना खेत संभालेंगे। स्कूल में टाइम देता हूँ। जो SDM साहब मुझे शपथ दिला रहे थे स्वच्छता अभियान की, उसमें घंटे लिखे थे, 2 घंटे डेली के।
मेरे ख्याल से हफ्ते के 2 घंटे लिखे थे उसमें। मैं डेली के 2 घंटे देता हूँ सार्वजनिक काम के लिए, अपनी साफ़ सफाई के लिए, पेड़ पौधों के लिए, ये हर चीज़ें मैं पहले से ही कर रहा हूँ। नहीं, इसके लिए तो आप जाने जाते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, आप जैसा आपने थोड़ी देर पहले अभी बताया था, आप विचारों के भी पक्के हैं और धुन के भी पक्के हैं और काम भी बड़ी लगन ईमानदारी से मेहनत संघर्ष से करते हैं। तो अगर कोई आपका ऐसा मसौदा और आपका ऐसा कोई प्रपोजल प्रधान ने अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर टकराव की स्थिति नहीं होगी? मेरे ख्याल से मेरी जायज़ बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं है और ऐसी भूल कोई करेगा भी नहीं। मैं ऐसा आदमी हूँ जी, नेता मत बोलना मुझे, मैं जायज़ बात के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, मैं किसी भी हद तक। नहीं, ये जो जनता ने मुझे वोट दिए है ना, जो वादे करके आया हूँ, मैं उसे पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यही खासियत है मेरी। मेरे साथ जो लग गया उसे मैं टूटने नहीं देता, कभी नाराज़ नहीं होने देता, कभी उसे मुझसे आगे रख करके काम करवाता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, उसको साथ रखता हूँ परमानेंट। नहीं, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये जो घटनाक्रम हुआ था बलवान जी, उसके दौरान आपने पूरी या बलवान की पूरी टीम को, पार्टी को हिलाकर छोड़ दिया था। आपने एकदम से इनकार कर दिया था और आपने नाराज़गी जाहिर की थी उसके बारे में, और आप इसके लिए जाने जाते हो, ईमानदारी से अपनी धड़ल्ले से बात कहते हो, तो इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, ये तो आपके पास गलत सूचना आई थी। हमारे 10 मेंबर थे, हमने मिलकर के तय ये किया था। विधायक जी ने ये कहा था, लास्ट विधायक जी का फैसला ये था कि भी आप बलवान फगेड़िया का पर्चा भर दो और 10 वोट अपने गिरवा लो। भी जनता ने हमें बहुमत नहीं दिया तो हम किसी के साथ साठगांठ नहीं करेंगे, ना कोई हमें वोट देगा। उन्होंने ये तय कर दिया भी बलवान फगेड़िया का पर्चा भर के 10 वोट डाल दो। तब मैंने कहा था भी जनता ने हमें काम करवाने के लिए वोट दिया है, अगर हम आज पंचायत समिति में चूक कर जाएंगे या हार जाएंगे तो निश्चित तौर से हम जनता के वादों पर खरा नहीं उतरेंगे। इसलिए हमें त्याग करना चाहिए और ऐसे आदमी को प्रधान बना दो जिससे हम आगे बढ़ सकें। ये मेरा ही फैसला था। नाराज़ होने वाली बात गलत है सरासर, मैं नाराज़ कभी होता नहीं। और आज भी मैं कह रहा हूँ, मेरे गाँव में जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 3 ब्लॉक मेंबर जीते हैं इस पंचायत समिति के अंदर। एक मैं हूँ, मेरी छोटी बहन हनुमान जी के ब्याही हुई है कणाऊ में, वहाँ से, और एक राम सिंह जी बारूपाल, 3। बाकी तो 10 में से 10 ही हम हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। नाराज़गी वाली कोई बात नहीं थी, हमने ही तय कर लिया कि भी ये त्याग करना है तो करना है, कर दिया। नहीं, आप बता रहे हो अगर वो कारण है तो वो तो कोई मतलब तकरार का कारण ही नहीं था। हाँ, कोई कारण ही नहीं था, तकरार हुई नहीं हमारी। शायद आप बताना नहीं चाह रहे हो। ना, मैं मेरे घर में बैठे हूँ। बलवान जी, पूरे तहसील में इस चीज़ की चर्चा थी और जयदीप डूडी गुट से भी आया था कि भी हमारा संपर्क बलवान से है, और संजीव बेनीवाल भाजपा ने आपसे संपर्क किया था, उसी बिना पर किया था कि बलवान फगेड़िया नाराज़ है। नहीं, सबको ये लगा था कि बलवान ये है भी अनिल जी। आजकल किसी को विश्वास नहीं होता। मेरे जितने ब्लॉक मेंबर अगर किसी के पास होते ना, आज किसी के पास होते तो वो मुझे छोड़ के प्रधान होता। वो मेरे पास थे, किसी के पास जाता प्रधान बन जाता मैं। लेकिन साहब मुझे ये चीज़ गंवारा नहीं है और ना मेरे दिमाग में कभी आई। प्रधान मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है मेरे लिए। अगर कोई आज मैं उप प्रधान बनाऊँ, खैर उप प्रधान कोई छोटा सा पद है, मेरे लेवल का है भी नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में कभी बात आई नहीं है। तो ये तो वैसे वो कहते हैं ना, लॉलीपॉप जैसा ही पद है कोई, ये उप प्रधान का वैसे तो कोई पद होता नहीं। अभी मज़े वाली बात है जी, आज इस लॉलीपॉप जैसे पद पर मैं बैठा हूँ और 4 साल बाद जब चुनाव होगा पंचायत समिति का, या 5 साल बाद चुनाव होगा, तो सबसे ज़्यादा चर्चे अगर किसी के होंगे तो उप प्रधान के होंगे। भी उप प्रधान कौन बनेगा, मैं इस पद की रेपुटेशन बना के जाऊँगा और तहसील में ये साबित करूँगा भी ये भी कोई पद होता है। ये जिम्मेदारी आ गई मुझ पर इस पद की गरिमा बनाने की। ये तो बहुत जुनून वाली बात कही आपने, और ऐसा जज्बा आप में है तो ये तो आप करके दिखा सकते हो। आपने अपने गांव में दिखाया ही है। आपने पहले एक स्कूल गोद लिया था, उसको चमन बनाया, अब दूसरा भी लिया है और उसके बारे में आपकी योजना अच्छी है। तो अब आगे आप क्या क्या विशेष करने वाले हो? सबसे बड़ा काम तो है जी पंचायत समिति का गाँव को स्वच्छ बनाना, और जो तहसील के अंदर जो खड़ंजा निर्माण में, जो इंटरलॉक निर्माण में भ्रष्टाचार था उसको ख़त्म करेंगे सर। सरपंचों को छोड़ने वाली जो पोजीशन थी वादरा के अंदर, पंचायत समिति के अंदर, उस पर पूर्ण रोक लगाएंगे हम। जितना बजट आएगा ईमानदारी के साथ हम पंचायत को उपलब्ध करवाएंगे और वैसा ही हम क्वालिटी का काम जनता में गाँव के अंदर चाहेंगे। प्रत्येक काम को खुद चेक करेंगे और दूसरा जो जितना भी बजट होगा उसमें हम पंचायत समिति छोटे स्कूलों को देखती है, कन्या पाठशाला हो चाहे 8 तक का स्कूल हो, उसमें बजट लगा सकती है।
तो स्कूलों की हालात सुधारेंगे हम। मेरा सपना है कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पंचायत समिति को हम शिक्षा की तरफ और खेल कूद की तरफ मोड़ेंगे ताकि हम भादरा को आगे लेके जाएं। खड़ंजा निर्माण भी करेंगे लेकिन लिमिट में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारे समाज में शिक्षा का और खेल का और ये लाइब्रेरी का, ये ज़रूर करेंगे। नहीं, एक चीज़ और है बलवान जी, मैं जैसे खुद फुटबॉल से जुड़ा हुआ हूँ और 25-30 साल से फुटबॉल का प्लेयर भी रहा हूँ, और भादरा में ये बड़ा खेल स्टेडियम एक ही है, और गांव में खेल मैदान का बहुत से गांव में अभाव है। और जैसे सऊवाड़ा और बहुत से गांव हैं, अपने सरदार गढ़िया है और यहाँ प्लेयर भी अच्छी खासी तादाद में है। तो क्या ये खेल मैदान आप और गाँवों में डेवलप करवाएंगे क्या? बिल्कुल डेवलप कराएंगे। जहाँ जहाँ खेल मैदान पर कब्जा है, जहाँ जहाँ खेल मैदान पर कब्जा है, बाकायदा कब्जे हटाएंगे। मैंने भी कम से कम भादरा तहसील में अभी 20 खेल मैदान तैयार करवाए जिनमें ग्रासिंग में निःशुल्क देता हूँ। जो नीलगिरी ग्रास है वो एक ग्राउंड में 2.5 लाख रुपए की लगती है, वो दूब हम उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं और सारी व्यवस्था देते हैं। बनाई में भी मैं गया था, वहाँ पे सारी व्यवस्था दी थी बच्चों को, वो ग्राउंड उन्होंने तैयार कर लिया, सऊवाड़ा में कर लिया, हर जगह कर रहे हैं। कब्जे मुक्त करेंगे, निनाण भी तैयार है, हर जगह हम खेल ग्राउंड बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। सारी जगह चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े हमें, हम बच्चों के साथ खड़े तैयार मिले। जहाँ जहाँ यूथ हमें बुलाएगा वहाँ वहाँ हम उनके साथ जाकर के काम करवाएंगे, साथ मिलकर के काम करवाएंगे। एक वैसे टिक्कू फुटबॉल क्लब का मैं भादरा में सेक्रेटरी रहा हूँ और खेल विकास समिति बनी हुई है उसका भी सेक्रेटरी हूँ मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा बलवान जी। ये जो खेल स्टेडियम भादरा का मुख्य है, ये वैसे तो हमारी खेल समिति के इसकी देखरेख भी कर रही है। अभी पीछे नगर पालिका की तरफ से इनमें मिट्टी भराव का कार्य किया था और उसमें वो ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं कर पाए थे। दोमट मिट्टी आती है, वो ऊपर अगर लगेगी तो उसमें ग्रासिंग वगैरह का कार्य अच्छा होगा। तो ये बेलू मिट्टी डाल के इसको जैसे तैसे नगर पालिका की मिली भक्ति से इसको है ना भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा दिया। तो क्या आप दूब लगाने में हमारा कुछ सहयोग करेंगे इस ग्राउंड में? नहीं, मैं तो खुद जाकर के आया था ग्राउंड में। अपने पीटीआई जी सलीम जी, वो इस आपकी कमेटी से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको प्रस्ताव दिया था। ईओ साहब के पास भी जाके आया था, रंजन मानक के पास भी जाके आया था। ये ग्राउंड आप मुझे सौंप दो, मैं 1 महीने में तैयार करके दे दूँगा। सिर्फ 1 महीने में ग्राउंड आपको तैयार करके दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई, हम इसके ऊपर विचार भी करेंगे। इस बात के ऊपर हमारी मीटिंग होगी तो मैं ये प्रस्ताव भी रखूँगा आपकी तरफ से। और इसका अगर आप करते हो तो हमारे यहाँ भादरा में क्या है कि ऑल इंडिया स्तर के फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, आपने देखा भी होगा। हम 2000 वैसे तो 1996 से करवा रहे हैं और सुशील चचाण जो अभी तो दिवंगत आत्मा हो गए, उन्होंने करवाया था। उसके बाद में सुखदेव ने भी 3-4 टूर्नामेंट करवाए थे। तो लगातार मैं वैसे सेक्रेटरी का पदभारी है, मैं खुद फुटबॉल का प्लेयर भी हूँ। हम चाह रहे हैं इस बार भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो। बलवान जी, अगर ये आप करें तो आपके सहयोग से हम इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। 15 जनवरी के बाद ग्रासिंग का काम धरातल पर लागू कर सकते हैं हम, इससे पहले ग्रास आगे नहीं बढ़ेगी वो। तो 15 जनवरी ये मान के चलो, आप जिस दिन हमें आदेश करोगे 15 जनवरी के बाद हम 2 महीने में, ये जो लाल मिट्टी दिख रही है आपको, इसमें 2 महीने में पूरी ग्रासिंग तैयार करके दे दें, मात्र 2 महीने में। ये हमारी क्वालिटी है, सब काम करने की हमारी स्पीड है। 2 महीने में आपको ये ग्राउंड पूरा ईडन गार्डन जैसा लगेगा, कलकत्ते जैसा। तो ये तो बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई दूंगा मैं एडवांस में ही, क्योंकि हमारा मसौदा तो आपके पास निश्चित रूप से आएगा, ये आप यकीन करो। अच्छा बलवान जी, और मैं आपसे एक अंतिम वो सवाल पूछना चाहूँगा कि ठीक है, अब आप उप प्रधान पद के पे हो और अनिल जी ओलख जो है वो प्रधान पद के ऊपर भी है, तो क्या भविष्य में माकपा ने जैसे कांग्रेस की जगह क्षेत्र में ले ली है, कांग्रेस फिलहाल क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या कोई मतलब कांग्रेस की तरफ ये माकपा ही या सब कुछ भाजपा का विकल्प होगी, या भाजपा ये दोनों ही चलेगी? अब इसके अलावा कुछ है क्या? 3 साल पड़े जी अगले एमएलए चुनाव के, और यहाँ विकल्प एक ही बचेगा, माकपा ही। अच्छा। भाजपा को भी नहीं छोड़ेंगे जी यहाँ पे। काम करने वाले पहले सर काम करते थे, हम विधायक जी थे, उनकी देखरेख में काम करना पड़ता था, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अभी हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे छोटे हो सकते हैं, यही बात है। अभी काम करने की हमारी स्पीड 4 गुना ज़्यादा बढ़ेगी। और जो ये हुआ है भादरा में बीजेपी का, और जो ये घर बना रखा है संजीव जी बेनीवाल ने, मेरे ख्याल से मेरा सपना था 20 साल पहले भी परमानेंट शट डाउन करना है। अभी भादरा की राजनीति के अंदर मात्र एक घर बचा है हमारे सामने,
और इसको भी छोड़ेंगे नहीं साहब, बंद करेंगे। नए लोग आएंगे हमारे आने के लिए और नया यूथ आएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। हारने का मज़ा ही अलग आएगा। हमसे ज़्यादा जो काम करेगा वो हमें रहेगा, इनके बस की बात नहीं है अब। तो फिर आपकी नज़र में विपक्ष कौन हो सकता है? विपक्ष तो कोई नहीं होगा जी। विपक्ष को जितने वोट आएंगे उससे डबल हमारे आएंगे आगे। तो विपक्ष के बगैर तो फिर सत्ता का मज़ा ही नहीं आता है। विपक्ष को ये मान के चलो, अब विपक्ष भाद्रा में तो अभी जिम्मेदारी हम ही निभा रहे हैं विपक्ष की। तो कहाँ देखा आपने बीजेपी को? वोट आ गए उनको भी, ठीक है 2 नंबर पर वो आ जाएं, नहीं, लेकिन आप कह रहे हो सत्ता भी हमें और विपक्ष भी विपक्ष भी हमें। जनता के मुद्दों पर कहाँ देखा उनको बोलते हुए? संजीवनी जी बेनीवाल को मैं चैलेंज करता हूँ आज इस मार्फत। वो हमारे इलाके में पानी चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है। हमारे इलाके में पानी चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। वो इस पर एक स्टेटमेंट जारी कर दे, उनकी क्या राय है? नहीं, अगर भविष्य में हम कोई खुली बहस इस तरीके की कराएं तो आप करने के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार है मैं। तो वो अपनी राय देते हैं भी, वो पानी चोरी के पक्ष में है या खुल के। वो इधर आकर के एक बार बोल दे भी इस स्टाइल में पानी आना चाहिए, वो ये बोल दे भी पानी चोरी रुकनी चाहिए। वो जो आदमी दोगली नीति कर रहे हैं ना, अभी इधर के लोगों को जो पानी चोरी करते हैं उनको भी राजी रखें और टहल के जो लोग हैं उनको भी राजी रखें। ये होने वाला नहीं है जी। स्पष्ट हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ा है वो पानी चोरी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और हम ये चाहते हैं साहब, जिसके हक का पानी है ना, जो किसान के हक का पानी है, उसके खेत तक पानी पहुँचे, उसको पानी मिले। ये वो बोल के बताएं एक बार। अपने आप को वो नेता समझते हैं तहसील का। जो मुद्दा है पानी चोरी, ये बताओ आप जायज़ है, सही है, गलत? नहीं, ये जायज़ तो कतई नहीं कह सकते। कतई नहीं है। तो बताओ, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, तो उनको माइक पर नहीं बोलना चाहिए क्या? ये बात है। नहीं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, संजीव जी के टाइम में भी हुए थे और बलवान जी के टाइम में भी हुए थे। बहुत से किसानों पर मुकदमे हुए थे पानी चोरी के। तो क्या उनको आप सही मानते हो? नहीं, मेरे ख्याल से जो पानी चोरी के मुकदमे, हालांकि देखो अमर सिंह ब्रांच पे सबसे ज़्यादा मुकदमे करवाए हमने। वो जो पुराना सिस्टम चला रहा है, रेगुलेशन है, उसमें अगर कोई किसान पानी चोरी करेगा तो वो लालची है और मेरे ख्याल से उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हम तो बहुत जल्दी ये कानून धरातल पर लेकर के आ रहे हैं, भादरा में लागू करेंगे। जो किसान पानी चोरी करता पकड़ा गया उसकी बारी काटेंगे परमानेंट 12 महीने के लिए। ये सटीक बात है। पानी चोरी पर कंट्रोल करेंगे अमर सिंह ब्रांच में। और अभी तो महीने 2 महीने में बाद फ्री हो जाएंगे सारी चीज़। लोगों को लेकर निकलूँगा मैं नहर पर। अमर सिंह ब्रांच की चोरी तो जमा जीरो करेंगे, जमा जीरो। नहीं होना भी चाहिए ये। और पानी चोरी से क्या है कि अंतिम टेल तक जो किसान है उस तक पानी नहीं पहुंच पाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या भी है। बिल्कुल। एक आम किसान का, टेल के किसान का अगर कोई हक मारे और हम राजनीति के अंदर और उसका हक बचा नहीं पाए तो हमें राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है साहब। हम तो सीधी बात जानते हैं और सपाट बात करते हैं। यही हमारी सोच है और यही सोच के हम धनी हैं। इस क्षेत्र से हम जीत के 1 से लेकर के 8 तक लगातार जीते हैं। बस जी हमारे खिलाफ जीते, लेकिन आज हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा अगर किसी ने हमें बहुमत दिया है तो हमारे इलाके ने दिया है, और इसलिए दिया है कि हम लोग पानी चोरी के खिलाफ अपनी स्पष्ट राय रखते हैं। अभी खुल के लड़ेंगे साहब पानी चोरी के खिलाफ। और इलाके के किसान के खाले बनाने की व्यवस्था हम करेंगे, नहर निर्माण की व्यवस्था हम करेंगे और खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे। लोगों ने हमें बहुत वोट दिए हैं और जो उम्मीद जताई है उन पे हम खरा उतरेंगे और यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। जैसे मैंने भानगढ़ में वादा किया था कि चुनाव के बाद जो पानी आएगा वो भानगढ़ जाएगा, उनमें रेगुलेशन। अभी मैं कल सभी भिरानी के लोगों से भी बात करूंगा, डाबड़ी के लोगों से भी बात करूंगा, गरडा, जिलोदा, भानगढ़ की सामूहिक मीटिंग बुला करके फैसला करूंगा। नहर की सफाई मैं कल से शुरू करवा रहा हूं। उनको बिठा करके, हमारा लड़ाने का काम नहीं है, हमारा किसान को समझाने का काम है कि एक आदमी तो 100 किला ज़मीन में पानी लगा रहा है और एक आदमी तक पीने का पानी भी नहीं जा रहा है, तो ये अन्याय है, न्याय की बात नहीं है। तो उन लोगों को एक पटरी पर बिठा करके, एक जगह बिठा करके तय करवाएंगे और फिर नहर की बहाने की स्थिति है वो हम धरातल पर लागू करेंगे। अच्छा, ये नहर का सफाई अभियान आप शुरू करने वाले हैं अभी? बिल्कुल करने वाले हैं, कल ही मैंने बोल दिया। अच्छा बलवान जी, एक आप जैसे बलवान पूनिया के साथ साथ आप भी कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की समस्याएं उठाते ही रहते हैं। ये जो 14 वीरानी गांवों का जो मामला है, ये कहाँ तक पहुँचा है, इसकी वो क्या पोजीशन है? इसकी DPR की घोषणा हो चुकी है और 305 करोड़ रुपए का बजट है। और ये मार्च में बजट होगा, उसमें घोषणा हो जाएगी। आपको लगता है आपके कार्यकाल में ये काम हो जाए? कार्यकाल में हो नहीं जाए, ऐसे शुरू करवा के नहर के ऊपर ईंट लगा करके चज्जी शुरू करवा के फिर जनता को विश्वास दिलाएंगे। जैसे मेरे गांव में अभी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के 2 करोड़ 10 लाख रुपए पास हुए हैं। अभी मेरे गांव में सौगात दी है हमने।
जो गरीब बच्चियां हैं उनको रहने खाने के लिए हॉस्टल की सुविधा और 12 तक का स्कूल। अभी मेरे गांव में 2-1.5-2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो जी काम करवाना है जी, हमें काम करवाने के लिए। जहाँ तक याद है ना फगेड़िया साहब, 2003 में डॉक्टर सुरेश चौधरी विधायक बने थे। उन्होंने विधानसभा में बहुत ज़ोर शोर से इसका मुद्दा उठाया था बिरानी क्षेत्रों का, और उसके दौरान उन्होंने वो विधानसभा के बाहर धरना भी दिया था और सर्वे हुई थी। तो सर्वे ही है, तो उसके बाद में वो काम आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये कैसे बढ़ पाएगा? नहीं, वो सर्वे थी, हमने ये डीपीआर तैयार की, उनकी तो सर्वे थी कहाँ से नहर जानी है, क्या क्या करना है। हमारे तो ये तैयार करवा ली ना, भी कितने करोड़ रुपए में ये नहर बन करके गाँव तक तैयार हो जाएगी। वो सारी डीपीआर तैयार करवा के अधिकारियों की मार्फत अपने कैबिनेट में वो फाइल भेज दी है। और बजट 100 करोड़ से ऊपर की कोई चीज़ है तो मेरे ख्याल से बजट में ही घोषणा होती है उसकी। मार्च में बजट में घोषणा हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। मतलब मार्च में अगर इसकी घोषणा हो जाती है तो मानकर चले कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, है ना? शुरू ही करवाएंगे साहब, ये हमारे नाक का सवाल है। बिरानी गांव है जिन्होंने हमें जिंदा रखा है, जो हमारे साथ हैं शुरू से लेकर के आज तक, उनके लिए सबसे बड़ी सौगात है और ये हम उनको देकर ही जाएंगे जी। ये हमारा कुछ मान लो। क्षेत्र की जनता मतलब ये आश्वस्त रहे कि इस बजट में इसकी घोषणा हो सकती है ना? बिल्कुल आश्वस्त रहे क्षेत्र की जनता। और मैं आपकी मार्फत कहना चाहूँगा कि एक एक वादा जो हमने किया है ना, वो ये मान के चलो भी वो हमारे ऊपर उनका कर्ज है, वो उतार के जाएंगे आने वाले 3 साल के अंदर अंदर, पूरे करेंगे सशर्त। आज के दिन जयपुर के अंदर जब हमारी सीधी सीएम से बात होती है, सीएम चलाकर हमें फ़ोन करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि हमने जनता के लिए हमारे वोट की कुर्बानी दी है वहाँ पर। उस समय भी हम किसी के बाड़े में बैठ सकते थे, वहाँ भी उस समय एमएलए क्वार्टर में थे हम, और उसका भुगतान सरकार करेगी, उसका भुगतान जनता की मार्फत ही आएगा हमारे यहाँ। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया अभी। तो राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, इसके साथ आपके अच्छे तालमेल है? बिल्कुल तालमेल है जी। दिक्कत क्या है, काम दिक्कत है, लोग अपना वोट बेचते हैं, खुद के लिए बेचते हैं। हमने हमारे वोट का काम इलाके की जनता के लिए सदुपयोग किया। चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे गहलोत सरकार संकट में हो, तब जनता के काम करवाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के साथ कोई बात करनी पड़े तो करें। आज भी हम लाल झंडे पर लड़े हैं, कांग्रेस हमारे सामने थी, और आगे भी आपको विधानसभा चुनाव में भी हम लाल झंडे के ऊपर आएंगे। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना, अभी कैसे काम करवाए लोगों के। अभी आज हम पंचायत समिति के अंदर बैठे हैं, तो पद छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी है। अभी 10 हमारे पंचायत समिति के मेंबर जीत के आए, उनका मैं नेतृत्व करूँ, और उनके जो कार्यकर्ता है जब वो पंचायत समिति के अंदर आए तो उनको यह आभास ना हो कि प्रधान क्या है क्या नहीं है। तो उनकी जिम्मेदारी सारी हम ले रहे हैं, काम करवाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो मेरे हिसाब से आपसे काफ़ी अच्छी बातें हुई है, और आपने बड़ी बेबाकी से और बहुत ही जिंदा दिली से आपने बातें की है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अभी आगे जनता जनार्दन है, उनको काम करके साबित करेंगे खुद को। चलो, आपसे मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो ये है बलवान फगेड़िया, बादरा पंचायत समिति के उप प्रधान, नवनिर्वाचित उप प्रधान, और 17-10 से इन्होंने ये पद फतेह किया है, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।